हेलो स्टूडेंट्स। तो परीक्षा की इस नज़दीकी दौर में हम आप लोगों को यानी PYQ का सीरीज जितना भी होता है प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं आप लोगों की लगभग 30 प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं जो सब्जेक्ट वाइज होगा। साथियों ये प्रैक्टिस का फ़ायदा क्या होगा? ये प्रैक्टिस का फ़ायदा ये होगा जिसका भी सिलेबस कंप्लीट हो या नहीं हो उनको भी पास करने का, जी हाँ, पास नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर स्कोर करने का एक साधन हो गया। तो आप लोग आज से हमारे वीडियो को ज़रूर हर दिन प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस में डालता रहूँगा और आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको क्या कर सकते हैं तो देख सकते हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम आप लोगों को शुरू कर। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है साथियों, ये प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट कब का है तो देखिए, सीटेट पेपर 1 का एग्ज़ाम का जो भी अगस्त 2023 में हुआ था उनका प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। आप लोग की प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3 डे बाय डे मिलता रहेगा। तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों की। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि सर डिस्ग्राफिया क्या है? एक भाषा विकार है जिसकी विशेषता हकलाना या उच्चारण में त्रुटि करना है। उसके बाद एक गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधित है। ऑप्शन नंबर सी। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। साथियों, ये प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी तैयारी का भी जांच हो जाएगा। तो अब आप लोग क्या कीजिए, अपना जवाब जरूर पिन कीजिए। एक का आंसर क्या हो जाएगा? अगर बात करते हैं सही आंसर की, साथियों सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, डिस्ग्राफिया जो होता है वो तंत्रिकीय विकार है। जी हाँ, नो डाउट। इसकी विशेषता क्या है? इसकी डिस्ग्राफिया युक्त बच्चे जो होते हैं वो अक्षरों की और आकारों को बनाने में बड़ी कठिनाई का सामना करते हैं। जिसमें को भी डिस्ग्राफिया का विकार होता है वैसे बच्चे लिखने में बहुत ही बाधा का सामना करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 आ गया। तो चलिए साथियों, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ गया है। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रतिभावान बच्चे को शिक्षित करने, जी हाँ, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है विभेदित निर्देशन, ऑप्शन बी संवर्धन या त्वरण, या डी कहता है विसर्जन। आप लोग सही आंसर दीजिए। तो इसमें जो सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, त्वरण वह प्रक्रिया है जो प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का एक उपागम हो गया है। इस गतिवर्धन से यानी त्वरण वाला गतिवर्धन जो होता है उससे क्या होता है, तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। यानी जो भी बच्चे असामान्य रूप से सीखने में या पाठ्यचर्या को सीखने में कठिनाई का सामना करता है उनको त्वरण का क्या करना चाहिए, त्वरण एक माध्यम बनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 3 कहता है शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, जी हाँ, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें या फिर विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। उपयुक्त में से कौन सा सही है? क्या 1, 2, 3, 4 सही है? क्या या बी सही है या फिर सी सही है, डी सही है? इसमें से आप लोग बतलाइएगा। तो चलिए, अगर हम सही आंसर की बात करते हैं
साथियों सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी हो जाएगा, यानी पाठ्यचर्या में अनुकूलन, विविध दृष्टिकोणों को शामिल और अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच। देखिए क्या होता है, शिक्षक जो है, समावेशी कक्षा का मतलब क्या होता है? समावेशी कक्षा का मतलब वो ऐसी कक्षा जिसमें अनेक प्रकार के बच्चों को समान शिक्षा दिया जा रहा है, बिना भेदभाव का शिक्षा प्रदान करने वाली कक्षा समावेशी कक्षा कहलाएगी। तो वैसी कक्षा में शिक्षक को क्या होना चाहिए? तो यहाँ चार क्यों नहीं होगा, विविधता को एक बाधा के रूप में देखा जाता है, तो विविधता को कभी भी बाधा के रूप में नहीं देखा जाता है। तो सीटेट के लिए ये जो बाधा वाला शब्द होता है ना, निगेटिव माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तो सही है, लेकिन चौथा जो है आप लोग की गलत वाक्य है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। शैशवावस्था में सामाजिकरण की, तो सामाजिकरण की जो ये प्राथमिक संस्थाएं हैं वो महत्वपूर्ण है, जी हाँ, नो डाउट। लेकिन आगे कहता है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती है? तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा इसमें प्राथमिक होगा, जी हाँ, इसमें जो है प्राथमिक होगा, क्योंकि शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रमुख है वो है प्राथमिक। लेकिन वहीं प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करते हैं तो उसमें माध्यमिक हो जाएगा, इसलिए आप लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, लेव वाइगोत्स्की, जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 कहता है सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, या फिर भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो अगर आप लेव वाइगोत्स्की की सामाजिक सिद्धांत को अगर पढ़े होंगे या फिर संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसको पढ़े होंगे, तो लेव वाइगोत्स्की भाषा को बहुत इंपॉर्टेंट माने। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का करेक्ट नहीं है, क्योंकि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऐसी बात नहीं की इन्होंने। वाइगोत्स्की का कहना है कि भाषा का जो विकास है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। जी हाँ, ये ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों की जांच भी हो रही है और एनालिसिस के माध्यम से आप लोग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन से रूबरू हो रहे हैं। तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इन प्रैक्टिस सेटों का फ़ायदा जरूर उठा सकें, चाहे आप पेपर 1 के हो या पेपर 2 के लिए। तो सीडीपी सभी में समान रूप से आते हैं, इसलिए सीडीपी को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता है और वो कभी भी पेपर 1 पेपर 2 के लिए अलग नहीं होते। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथियों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 6। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कहता है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व पारंपरिक स्तर, या फिर पारंपरिक स्तर, या पूर्व संक्रियात्मक स्तर। बतलाइए आप लोग 6 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा। साथ ही 6 नंबर की अगर बात करते हैं, 6 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा पारंपरिक स्तर हो जाएगा। अगर मालूम होगा आपको कि लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक तर्क का विकास क्या कहता है, इसका नैतिक तर्क के विकास में इन्होंने 3 सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना। पहला पहल कि यह है कि प्री कन्वेंशनल स्टेज को, उसके बाद कन्वेंशनल स्टेज को, फिर माना है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज को। तो आप लोग अगर सिद्धांत को पढ़े होंगे अच्छे से, तो साथियों लॉरेंस कोहलबर्ग की सामाजिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पढ़े होंगे, तो अच्छे तरीकों से व्यवहार करना बालक के लिए ये कन्वेंशनल स्टेज को दर्शाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। अगर 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, अभिकथन है और एक तरफ रीजन है। अभिकथन कहता है कि शिक्षकों
और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत या शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। और रीजन कहता है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो आप लोग बतलाइए कि सही सही विकल्प का चयन आप लोग कीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए जो है वह कहता है ए और आर दोनों गलत है क्या? ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ए सही है परंतु आर गलत है। तो प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो हमारा एजर्शन यानी अभिकथन और रीजन यानी कारण दोनों सही है, और ये जो है रीजन एजर्शन की सही व्याख्या भी करता है। प्रश्न नंबर 8 की ओर अब चलते हैं। 8 कहता है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? साथियों ये बात जब भी आ जाएगा अधिगम के लिए आकलन, तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग ये कभी भी हमारा पॉजिटिव ही होता है। तो विद्यार्थियों की रिस्पेक्ट में बात करना है अधिगम के लिए आकलन, तो उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, या विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। तो क्या ग्रेड देना आप लोग समझते हैं? यहाँ वही उसी वक्त आपकी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एवं मानक या तय पैमाने से करना। तो मानक जब भी आ जाएगा आप लोग ऑप्शन उसी वक्त काट दीजिएगा। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए, विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कभी भी आपको वर्गीकृत नहीं करना है बच्चों के बीच। वर्गीकृत आते ही आप लोग गलत ऑप्शन कर दीजिएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग की करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पढ़ करके आप लोग समझ करके यहाँ भी देख सकते हैं कौन आप लोगों की सही ऑप्शन है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो ऑप्शन तो चलिए साथियों प्रश्न नंबर 9, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो आप लोगों को मालूम होगा कि बच्चे बोलना कब शुरू करते हैं या शब्दों के साथ, तो वो एक अवस्था आती है, यानी 2 से 7 वर्ष की जो अवस्थाएं हैं, इसी बीच बच्चे का भाषा विकास चरम पर होता है। और जब भी आप लोगों की चुटकुलों और पहेलियां को पसंद करने वाला जो आ जाएगा, तो बच्चा कब पसंद करता है? जब वो शब्दों को समझता है कि क्या कर रहा है सामने वाला। तो वैसी परिस्थिति में आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट चले जाना, यानी 9 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 वर्ष में बच्चे यानी बच्चे तो भाषा सीखते हैं, बच्चे जो भाषा बोलना सीखते हैं 3 वर्ष में ही, लेकिन चुटकुलों के साथ खेलना 7 वर्ष में सीखते हैं। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 10 कहता है, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो जी हाँ, यहाँ भी एक प्रश्न बनता है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना कौन करता है? आप लोग का जवाब कैरल गिलिगन। लेकिन क्यों करता है? कि सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, या नारीवादी दृष्टिकोण से, या आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, या केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। आप लोग अगर पढ़े होंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, इसकी आलोचना कैरल गिलिगन ने तो किया, लेकिन किस आधार पर किया? क्या वो सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से किया है क्या? तो कभी नहीं, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से कभी नहीं किया है। किया है हमेशा, कैरल गिलिगन का कहना था कि सुनिए कोहलबर्ग साहब, आप जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं वो कभी भी नारी प्रधान नहीं है, वो पुरुष प्रधान है।
अगर आप स्त्री पर वही चीज को आजमाते तो इसका उत्तर कुछ और आता। क्योंकि स्त्री क्योंकि स्त्री जो है वो सामने वाले को आंसर अपनी भावनाओं और लय में बह कर के देते हैं, और पुरुष जो देते हैं वो कभी भी अपना आंसर नैतिक तर्क पर देते हैं। तो कैरल गिलिगन ने इनकी आलोचना किया, तो सही ऑप्शन की पहचान नारीवादी दृष्टिकोण पर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने मतभेद का सामना जरूर किया। अब आइए 10 नंबर प्रश्न तक चले गए। अब नेक्स्ट प्रश्नों की सिलसिला जारी है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक जरूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच सेशन को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 11 आता है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन, जी हाँ, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डाइस है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? जीन पियाजे की जो पूर्व संक्रियात्मक चिंतन है, जी हाँ, अगर इसकी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पढ़े होंगे तो इसके भी सिद्धांत की अलग अलग अवस्थाएं थी, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है कारण परिणाम का विश्लेषण, उसके बाद केंद्रीयन या विकेंद्रीयन या पारगमन। अगर सही आंसर की बात करिएगा तो केंद्रीयन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो भी केंद्रीयन की प्रवृत्ति जिस बच्चों में होती है वो क्या करता है, किसी एक चीज की एक ही विशेषता पर फोकस करता है। बच्चों को अगर 2 गिलास दिया जाए, एक लंबा गिलास और एक छोटा गिलास, छोटा गिलास की अगर वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन लंबे गिलास की वॉल्यूम भले ही मोटे गिलास की तुलना में कम हो, लेकिन जो जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं उनमें कहता है कि ये विशेषता केंद्रीयन की जो विशेषता है इसमें क्या करता है, बच्चे लंबे गिलासों पर फोकस करता है। किसी भी चीज की एक ही अवस्था या एक ही विशेषता पर फोकस करना केंद्रीयन कहलाता है। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो प्रश्न नंबर 12, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, जी हाँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। क्या है? अस्थिर है क्या, धीमी है क्या? तो यहाँ जो हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि कभी भी अस्थिर होता है, जी हाँ, लेकिन सोच जो है आत्म केंद्रित होता है। अरे भैया, जब प्रारंभिक बाल्यावस्था में जब बच्चे होते हैं वो खुद के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए थोड़ी सोचते हैं, तो कुछ हद तक आत्म केंद्रित होते हैं। उसके बाद जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि कैसी होती है, तो वृद्धि धीमी होती है लेकिन तार्किक होता है। क्या? सोच। मध्य बाल्यावस्था में बच्चे की सोच कुछ तार्किक हो जाती है। इसलिए 12 नंबर का आप लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? स्थूल गति कौशल कौन हो जाएगा? क्या बुनाई हो जाएगा, तैरना हो जाएगा, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, या एक कागज पर एक बड़े आयताकार की रूपरेखा के अनुसार काटना? तो यहाँ पर कभी भी साथियों स्थूल गति कौशल की बात करते हैं तो स्थूल गति कौशल क्या होता है? देखिए, स्थूल गति कौशल में शरीर का ज्यादा से ज्यादा भाग उसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात हुआ जाए सूक्ष्म गति कौशल का, इसमें शरीर की सूक्ष्म आकार की जो भी भाग लेते हैं, जैसे बुनाई का काम करना या फिर लिखने का काम करना, इसमें क्या होता है, हमारे शरीर की सूक्ष्म सूक्ष्म अंग जो है वही सिर्फ भाग लेते हैं, सिर्फ हमारी उंगली भाग लेते हैं। इसलिए यहाँ पर स्थूल गति कौशल कहा है ना, यहाँ तैरना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तैरने में हमारे हाथ की भी जरूरत होती है, पाँव की भी जरूरत होती है। इसलिए स्थूल गति कौशल में कभी भी हमारा सही आंसर तैरना हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 14। साथियों, प्रश्न नंबर 14 की जब हम बात करते हैं तो भौतिक वृद्धि और विकास की डाइस और डाइस सिद्धांतों का पालन करते हैं। क्या इसमें आप लोग बतलाएंगे
सही आंसर की चयन करेंगे। सही आंसर आप लोगों का इसमें जो है प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि भौतिक वृद्धि और विकास विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करते हैं। समीपस्थ कहने का मतलब बच्चों का जो विकास होता है वो आंतरिक से बाहरी होता है। जी हाँ, अंदर से बाहर होता है। तो कब? जब भौतिक वृद्धि और विकास विकास के शीर्षगामी शीर्षगामी कहने का मतलब सिर से पैर की ओर, और समीपस्थ जो आंतरिक से बाहरी होता है इसका मतलब समीपस्थ होता है। तो उस सिद्धांतों का पालन करते हैं भौतिक वृद्धि और विकास। अब आइए प्रश्न नंबर 15। साथियों प्रश्न नंबर 15 यहाँ क्या कहता है? प्रश्न नंबर चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 आता है। 15 नंबर प्रश्न किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा, प्रश्न नंबर 15 आप लोग बुद्धि के सिद्धांत पढ़े हैं क्या? तो बुद्धि का सिद्धांत देने वाला वो मनोवैज्ञानिक जिनका नाम हावर्ड गार्डनर आता है। एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। साथियों, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत अगर पढ़े होंगे तो इसमें कभी भी हमारा जो आंसर हो जाएगा, दर्शन शास्त्री के पास कैसी बुद्धि होती है और मूर्तिकार के पास कैसी बुद्धि होती है। साथियों, मूर्तिकार के पास दिक् स्थान नामक बुद्धि होती है, जिसमें क्या करते हैं, कोई भी आर्किटेक्चर वो स्थान देख करके अपना बुद्धि लगा लेते हैं। इसलिए मूर्तिकार के पास जो भी बुद्धि होता है उनको क्या कहा जाता है? दिक् स्थान नामक बुद्धि होती है। और दर्शन शास्त्री के पास कैसा होता है? और दर्शन शास्त्री के पास अंतः व्यक्तिक, जी हाँ आप लोग सही सुन रहे होंगे, तो अंतः व्यक्तिक बुद्धि होती है। अंतर व्यक्तिक नहीं, अंतः व्यक्तिक, जी हाँ अंतः व्यक्तिक बुद्धि दर्शन शास्त्री के पास होती है, जो खुद में जो क्या करते हैं, खुद से आत्म केंद्रित रहते हैं या फिर खुद पर विश्लेषण करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 नंबर का सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन की बात करते हैं, भाषिक अंतर व्यक्ति कभी नहीं होगा। उसके बाद दिक् स्थान अंतः व्यक्ति या फिर अंतः व्यक्ति दिक् स्थान, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी अंतः व्यक्तिक होते हैं किसके पास? दर्शन शास्त्र के पास। और उसके बाद दर्शन शास्त्री के पास अधिक स्थान होते हैं आर्किटेक्चर के पास। तो समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चलिए, प्रश्न नंबर 16 का आगाज हुआ और 16 नंबर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो गया। साथियों पढ़ेंगे और जवाब देंगे। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? अनुभवात्मक अधिगम की बात करते हैं तो बच्चों के अधिगम पर, शिक्षण के नियंत्रण पर, या फिर सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, या फिर आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, या फिर एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। तो प्रश्न नंबर 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। साथियों का आलोचनात्मक प्रतिबिंबन की बात करते हैं तो आलोचनात्मक प्रतिबिंबन क्या है? एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? पूर्व में किए गए विचारों पर विचार करते हैं, पूर्व में किए गए क्रियाओं पर विचार करते हैं और उनके साथ समालोचनात्मक चिंतन भी करते हैं, ताकि बच्चों में अनुभव क्या क्या होता है, अनुभव की वृद्धि होती है, जिससे अनुभवात्मक अधिगम उससे बच्चों पर ज्यादा बल मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए, प्रश्न नंबर 17 आपके सामने आ गया। प्रश्न नंबर 17 की जब बात करते हैं तो बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? क्या स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना? क्या कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना? या उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना? उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना? साथियों 17 नंबर प्रश्न की सही जवाब दीजिए। 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बच्चों में समस्या समाधान कौशल है उसको बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर डी, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना चाहिए। उन्हें बुद्धि मंथन यानी बुद्धि मंथन करने के लिए अगर मान लीजिए किसी बच्चे को सहज अनुमान लगाने के अवसर दिया जाए
तो बच्चे विभिन्न तरीके के अनुभव को प्रस्तुत करते हैं, जिससे क्या होता है, किसी भी समस्या का समाधान निकालने में बच्चे सफल हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को यहाँ पर कभी भी समस्या समाधान कौशल बढ़ाना है तो उन्हें ये कार्य जरूर करना चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 सामने आता है। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन कहता है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चे की सक्रिय भागीदारी और संलग्नताएं हों। तो इसमें रीजन कहता है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। साथियों, अगर बात किया जाए 18 नंबर प्रश्न की। 18 नंबर प्रश्न क्या है, ए सही है क्या, या आर सही है, या दोनों गलत है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या सही है, या बी सही है, सी सही है, डी सही है? बतलाइएगा आप लोग। अगर 18 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो 18 नंबर प्रश्न में आप लोग का ए और आर दोनों सही है। जी हाँ, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या करता है तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 19 की बात किया जाए, 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? सातवें प्रश्न नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? अधिगम के दौरान कौन सा योगदान नहीं देता है? क्या संगठन है, क्या वर्गीकरण है, क्या वैचारिकता है, क्या या गैर प्रासंगिकरण है? बतलाइएगा आप लोग सही ऑप्शन। इसमें कभी भी अधिगम के लिए जो योगदान नहीं देता है, कभी भी आप लोग ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी गैर प्रासंगिकरण कभी भी ये बच्चों के अधिगम के दौरान योगदान नहीं देता है, बल्कि संगठन की बात करते हैं या फिर वर्गीकरण की बात करते हैं या फिर वैचारिकता की बात करते हैं। ये सब क्या करता है, योगदान में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन ये भी अधिगम में कभी भी गैर प्रासंगिकरण योगदान नहीं देता है। इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न आपके सामने झलक रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकताएं होती है? तो वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर बी, क्रिया की परिभाषा क्या है? आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदली है? तो इसमें अगर बात किया जाए तो विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकताएं होती है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? साथियों, इसमें इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदली है, ये बात बच्चों से पूछकर उनको क्या किया जा सकता है, तो विचार यानी अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता दिया जा सकता है। यहीं पर बात अगर देखा जाए तो बच्चों को कभी भी डिस्करेज करने की बात किया गया है क्या? तो आप लोग कभी भी सीडीपी को सॉल्व कीजिएगा, बच्चों के हमेशा रिस्पेक्ट में सॉल्व कीजिएगा। जी हाँ, सीटेट निकालने का मूल मंत्र है कि बच्चों के रिस्पेक्ट में अगर सीडीपी कभी भी सही ऑप्शन का सटीक जवाब चुनिएगा, तब जाकर के आप लोग यहाँ पर सीडीपी में नंबर अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथियों, प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? आंतरिक आरोपण का मतलब क्या होता है? कभी भी जब आंतरिक आरोपण की बात कहा जाए तो इसमें आंतरिक आरोपण एक ऐसी माध्यम है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, सारी गलतियों का जिम्मेवार खुद को ठहराता है, उसी चीज को आंतरिक आत्म आरोपण कहा जाता है। तो चलिए ऑप्शन पढ़िए, जवाब दीजिए। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, यानी शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं इसलिए मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ। तो क्या बच्चे कुछ जिम्मेदारी लेते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पर क्या करते हैं, शिक्षकों को पूरा जिम्मेदारी दिया जा रहा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो यहाँ पूरा का पूरा बच्चे अपने ऊपर जिम्मेदारी देते हैं कि मैंने तो फेल कर गया। क्यों फेल किया? क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई ही नहीं की थी। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। अच्छा, तो शिक्षक पर तो दोषारोपण किया गया है।
तो क्या यहाँ पे आंतरिक आरोपण है क्या? तो नहीं मेरे दोस्तों, सी भी नहीं होगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो यहाँ पर दोस्त पर क्या जा रहा है? दोषारोपण जा रहा है। इसलिए डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन आप लोगों की 21 नंबर का बी हो जाएगा। अगर सही ऑप्शन यहाँ पर बी की बात करते हैं तो क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, यहाँ पे मैं यानी खुद पर क्या किया गया है? खुद पर जिम्मेदारी ठहराई गई है। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं तो 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन एक कहता है साथियों, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों के खिलौने के रूप में चुनती है, गुड़िया के खिलौना के रूप में चुनती है। उसके बाद जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। रीजन कहता है बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, यानी विशेष संस्कृति के आधार पर। जी हाँ, यहाँ पे सही बात तो कहता है, यानी ये तो सही है लेकिन साथ साथ में आर भी सही व्याख्या तो करता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन की चुनाव। यहाँ सही ऑप्शन आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों तो सही है और तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, मेरे दोस्त जितना भी मनोवैज्ञानिक का नाम ले रहे हैं अभी, चाहे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में हमने जीन पियाजे का बात किया, लेव वाइगोत्स्की का बात किया, या बुद्धि विकास के सिद्धांत में हार्वर्ड गार्टनर का बात किया, सभी मनोवैज्ञानिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन सभी को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं से पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, जवाब देने में तो तुरंत दे दीजिएगा, लेकिन हमारी वीडियो के आप प्लेलिस्ट में जाकर के जीन पियाजे के सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सिद्धांत, सभी का वीडियो मैंने डाल दिया है, वहां से भी जाकर के कवर कर सकते हैं। और जी हाँ, सीडीपी ही नहीं, हमारे चैनल पर सभी विषयों का प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो शाम 8 बजे जुड़ना नहीं भूलिए और देखना नहीं भूलिए, क्योंकि 1 घंटे का प्रैक्टिस भी नहीं होता है, यानी 1 घंटे का प्रैक्टिस आप लोग की रिजल्ट में 4 चांद लगा देगा। और जुड़ना नहीं भूलिए। तो चलिए प्रश्न की ओर। अगर 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यता कहने का मतलब क्या मूर्त पुरस्कार निभाता है? अरे भैया, लेव वाइगोत्स्की कभी भी गिफ्ट की बात ही नहीं करता। क्या वो सहकर्मी सहयोग की बात करता है, सामाजिक अलगाव की बात करता है, मानकीकृत पाठ्यक्रम की बात करता है? तो यहाँ पे सामाजिक अलगाव यहाँ सबसे घटिया और नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम भी नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। यहाँ कभी भी सहकर्मी पाठ्यक्रम, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे अपने मित्र, अपने समाज से सीखते हैं, अपने वातावरण का बहुत इफेक्ट आता है बच्चों पर, इसलिए सहकर्मी सहयोग या फिर पीयर असेसमेंट यहाँ पे बहुत ही गहरा रिश्ता जोड़ता है बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में। तो यहाँ सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अकॉर्डिंग आंतरिक वाक। साथियों, आंतरिक वाक की बात करते हैं तो यहाँ पर प्राइवेट स्पीच हो जाएगा। प्राइवेट स्पीच कहने का मतलब बच्चे क्या करते हैं? खुद से एक बात करते हैं। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चे के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है क्या? या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है? या फिर विकासात्मक देरी का संकेत है? या बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है? तो चलिए 24 नंबर प्रश्न का कभी भी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी प्राइवेट स्पीच कभी भी बच्चों को क्या करता है? तो अपनी सोच को एक नियंत्रित करने का एक तरीका होता है, जिसमें बच्चे खुद से बात करते हैं और खुद का समस्या का समाधान भी निकालते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यानी 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है।
जी हाँ साथियों, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है और हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन एक बार और दोहरा दिया जाए। क्या कहता है, उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग उसकी सोच की विशेषता क्या है? अगर आप लोग जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका सही ऑप्शन क्या चला जाएगा? तो एक प्रकार का बच्चा एनिमिज्म कर रहा है। एनिमिज्म कहने का मतलब जीववाद होता है, और जीववाद में क्या करते हैं बच्चे, जितने में निर्जीव चीज है उनको सजीव मानने लगते हैं और सजीव की तरह उन पर व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर पारगमनात्मक तर्क नहीं, ये नहीं होगा, लेकिन जीववादी चिंतन जी हाँ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 26। चलिए साथियों, प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो स्वालीनता कहने का मतलब बच्चे क्या करते हैं, खुद में लीन रहते हैं। स्वालीनता वाले विद्यार्थी, इसमें जो हो जाएगा यानी बच्चे क्या करते हैं, स्वालीनता होकर के एक ही चीज को, स्वालीनता वाले बच्चे क्या करते हैं, खुद में लीन होकर किसी एक चीज को बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार करते हैं। तो इसका यहीं पर सही ऑप्शन जो चला जाएगा 26 नंबर का, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन कर रहा है क्या कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, जी हाँ कभी भी पॉजिटिव वर्ड है ये, इसको देखते ही ऑप्शन को पॉजिटिव मानना। समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। रीजन कहता है कि जब विद्यार्थी विभिन्न मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 कभी भी हमारा यहाँ पे जो है दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, यहाँ दोनों का दोनों सही है। और ए कथन, अभिकथन ए जो है उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। वह क्या, तो रीजन, यानी आर जो है इसकी सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साथियों, प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? अधिगम का जो प्राथमिक लक्ष्य है, यानी बच्चों को प्राथमिक क्या माना जाए अधिगम के लिए, क्या तथ्य को रटना या यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना, या समकक्षीय के साथ प्रतिस्पर्धा, या फिर समालोचनात्मक चिंतन का विकास? तो कभी भी साथियों यहाँ पे आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव मान सकते हैं। तथ्यों को रटना यहाँ पर कभी भी हमारा हमेशा गलत वर्ड होता है। किसके लिए, तो सीटेट एग्जाम के लिए और खास करके सीडीपी के सब्जेक्टों के लिए। उसके बाद यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास, यानी यंत्रवत याद करना, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, यानी प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, यहाँ मिलजुल कर सीखना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी कहता है समालोचनात्मक चिंतन का विकास, यानी क्रिटिकल थिंकिंग कभी भी हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है, इसलिए प्राथमिक लक्ष्य इसी को माना जाना चाहिए। अब चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो 29 नंबर प्रश्न कहता है, लास्ट का सेकेंड क्वेश्चन है ये। इससे पहले भी अभी तक आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर अवश्य कर दीजिए। अब आइए, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, या फिर अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, या जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। साथियों, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखती है अगर क्या होता है, बच्चों को पहले एक ही बार हार्ड चीज सिखा दीजिएगा क्या, नहीं, सबसे पहले उसको नॉर्मल चीज सिखाइए। जी हाँ, इसको नॉर्मल से हार्ड में ले चलिए, यानी इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। साथियों, प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 क्या कर रहा है, विद्यार्थियों की सीखने की शैली में
विविधता। विद्यार्थी कोई भी जब अधिगम करता है या लर्निंग करता है तो उसके शैली में जो विविधताएं आती है को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंबन के रूप में देखा जाना चाहिए या विविधता की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथियों, एकरूपता कभी नहीं लाना है, एक रूप से बच्चों को कभी नहीं सिखाना है। यहीं पे ये ऑप्शन गलत हो जाता है। प्रश्न अब ऑप्शन नंबर सी कह रहा है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, तो ये बात भी हमारा गलत कह रहा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। आप खुद से ये बात बतलाइए 30 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। साथियों, कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। अभी तक आपने जितना भी प्रश्न किया है इसमें से आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो इसका मैं अगर सही ऑप्शन की बात करूं तो सही ऑप्शन 30 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यही नहीं, साथ ही सीडीपी के 30 के पूरे 30 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अभी तक हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए, लाइक कर दो यार, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार एग्जाम तक आप लोगों का प्रैक्टिस स्टार्ट रहेगा, चाहे वो सीडीपी की बात करते हैं या फिर ईवीएस की बात करते हैं या फिर मैथ की बात करते हैं या फिर लैंग्वेज की बात करते हैं। सभी का मैंने प्रैक्टिस सेट डलवाऊंगा और उस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपने स्कोर में 4 चांद लगा सकते। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने ही जैसे दोस्तों में सेशन को जरूर शेयर भी करें। तो बने रहिए इसी प्रकार नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के एपिसोड में भी। तब तक के लिए थैंक यू।